नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा। एज पर व्यूअर्स डिमांड, तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ की। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ में अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होता है और एलोपैथी में तो आप जानते हो डॉक्टर स्टार्टिंग में ये दवाई लगाने की शुरुआत कर देते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ को आयुर्वेद में प्रमेय रोग बोला जाता है और मेडिकल टर्म्स में देखें तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है और किस कंडीशन में कैसे हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो जब भी हम कोई डाइट लेते हैं, कोई भी इंसान जो नॉर्मल है वो जब कोई भी डाइट लेता है, सपोज करो कि उसने 2000 कैलोरीज पर डे में लिया, तो उसमें से जो रूटीन में कैलोरीज कंज्यूम होगी वो उसका डेली कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा और जो एक्सेस कैलोरीज होगी वो बॉडी में फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाती है। और फैट के रूप में जो स्टोर होगा ये प्रोसेस रूटीन में हमारा चलता रहता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो हम सारा दिन तो खाना खाते नहीं। खाना खाने का टाइम हमारा 10 से 12 घंटे में हम खाना खाते हैं और 10 से 12 घंटे नॉर्मल हम लोग फास्टिंग में रहते हैं। तो जिस समय फास्टिंग में रहते हैं उस समय जो स्टोर्ड कैलोरीज होती है वो हमारी बॉडी यूज़ करती रहती है। लेकिन अगर हमारा रूटीन के अंदर कैलोरीज कंजप्शन ज़्यादा रहेगा और एक्सपेंडिचर कम रहेगा तो वही जो कैलोरीज है वो बॉडी में स्टोर होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि जब सेल जो होते हैं वो कहते हैं अब हम और कैलोरी स्टोर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब बॉडी में सेल स्टोर नहीं कर पाते कैलोरीज को, तो वही जो कैलोरीज है वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब चीज़ें हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और यही आगे चल के इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज बनता है। अब इसमें अगर हम नॉर्मल देखें, अगर हमारी टेस्ट में देखें ब्लड रिपोर्ट में, तो ब्लड रिपोर्ट में अगर नॉर्मल रेंज जैसे 100 to 140 होती है, अगर उससे ऊपर हमारा 150, 60, 70, 80, 170, 80 तक जा रहा है तो इसका ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम होता है। अगर 200 से नीचे नॉर्मली 180 तक, जैसे अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो 180 तक अगर हमारी शुगर रहती है तो हम डायबिटिक पेशेंट नहीं है। लेकिन अगर 180 क्रॉस कर रहा है तो फिर हमारे को डायबिटीज़ होने के चांस 100% हो जाते हैं। और 180 का भी जो टर्म है वो मेडिकली है, क्योंकि किडनी की थ्रेशोल्ड कैपेसिटी जो है वो 180 तक है। उससे ऊपर अगर शुगर लेवल जाएगा तो किडनी के लिए दिक्कत होती है और वो डायबिटीज़ का कारण बनती है। तो इसमें अगर आयुर्वेद में भी देखें तो आयुर्वेद में डायबिटीज़ से ज़्यादा उसकी जो प्री डायबिटिक है, जिसको हम प्रमेय बोलते हैं, उसका वर्णन मिलता है। 20 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या चीज़ होती है। हम इसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम कर क्या सकते हैं और उसमें जो कॉजेज है वो क्या रहता है। अगर हम नॉर्मल लेके चलें तो सारा खेल इसमें कैलोरीज का रहता है। और कैलोरीज की अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे मेन 3 सोर्स होते हैं कैलोरीज के, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट कहते हैं। और तीनों से हमें कैलोरीज मिलती है, लेकिन रेंज जो होती है अलग अलग रहती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम देखें तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज है, प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज है, लेकिन फैट में 1 ग्राम में 9 कैलोरीज मिलती है। तो और कैलोरीज किसी सोर्स से आ रही है, एटलीस्ट स्टोर तो बॉडी में फैट के रूप में ही होगी। अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया तो ये मत सोचो कि आपको प्रोटीन मसल में डिपॉजिट हो जाएगा। प्रोटीन भी कैलोरीज के रूप में फैट में ही डिपॉजिट होगा और कार्बोहाइड्रेट्स भी लेंगे तो वो भी फैट के रूप में डिपॉजिट होगा। और लॉन्ग टाइम में इसलिए इसका साइड इफेक्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं हम तो ऑयल कम खाते हैं, हम तो फ्राइड खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो डिपोजिशन होगा वो फैट के रूप में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो हमें मेन ध्यान देना होता है वो कैलोरीज का कंजप्शन पे देना है कि हमारे को जो कैलोरीज का सोर्स है वो क्या ले कि हमारी बॉडी में कम शुगर जाए और कम कैलोरीज जाए। और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन रहता है कि हम कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स की जो कैलोरी जो होती है मेन कार्बोहाइड्रेट से आती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं खाली मीठा ही कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ऐसा नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, इसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सक्रोज है, ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म होते हैं। और जनरली जैसे हम बोलेंगे हम मीठा तो नहीं खाते हैं, हम चीनी तो नहीं खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट में हमें फ्रुक्टोज मिलेगा। अगर हम मैदा खा रहे हैं तो उसमें भी हमें शुगर मिलेगी। तो इसलिए हमें अगर इसको कंट्रोल करना है तो हमें ओवरऑल कैलोरी कंजप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैलोरीज हमारी इतनी रहे कि हमारे जितना हम यूज़ कर पा रहे हैं, जैसा हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कैलोरीज को डिपॉजिट होने से बच सकें। और जो डिपॉजिट कैलोरीज है बॉडी में, जो सेल रजिस्ट कर गए हैं, उसका एकमात्र सोल्यूशन जो है वो एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है।
तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट के कंजप्शन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल देखें कि हम वेजिटेबल से शुरू करते हैं। तो वेजिटेबल्स में अगर हम काउंट करें तो वेजिटेबल्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स कम मिलता है अगर हम आलू को छोड़ दें। तो बाकी चीज़ों में इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें कंटेंट होता है, वो लिमिट नॉर्मल रेंज में रहता है। और फ्रूट्स में देखें तो केला, अंगूर, आम, चीकू, इस टाइप के जो ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स हैं वो अगर हम अवॉइड करते हैं तो बाकी फ्रूट्स ऑलमोस्ट ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिव नहीं लेकिन नॉर्मल में कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कंपेयर करेंगे तो फ्रूट्स में तो कैलोरी ज़्यादा रहेगा। तो वेजिटेबल्स का हमें इंटेक बढ़ा देना चाहिए इस कंडीशन में, और फ्रूट्स का एवरेज में मॉडरेट फॉर्म में रखना चाहिए कि एवरेज में बहुत ज़्यादा ना हो। तो तीसरा फैक्टर आता है कि हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए हमें हमारे पास वेजिटेरियन डाइट में 3 सोर्स रहते हैं। एक लेंटिल्स हैं, दालें, और एक नट्स, और एक डेयरी प्रोडक्ट्स। और इसमें से तीनों ही सोर्स अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करके और इन चीज़ों प्रोटीन रिच डाइट को बढ़ाना सबसे बेटर सोल्यूशन है। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिव सोर्स है। जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी खाते हैं तो हम कहते हैं रोटी में तो हम मीठा तो नहीं खा रहे हैं, हम तो रोटी खा रहे हैं। तो रोटी में भी अगर देखोगे तो वीट के अंदर 80% कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। वो जो 80% उसके अंदर हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है और राइस में 90% मिल रहा है। तो वो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है कि हम दाल सब्जी कम यूज़ करते हैं और राइस और चावल इन चीज़ों ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। और अगर हमें हेल्थ को ओवरऑल ठीक रखना है और बॉर्डर लाइन शुगर को कंट्रोल करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें अपने स्टेपल फूड पे करना चाहिए। जो हमारे ग्रेन्स हैं, जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं, तो ये ग्रेन्स हमारा कंजप्शन मिनिमम होना चाहिए। चपाती का इंटेक आप मिनिमम रखो, दाल सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा दो, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बढ़ा दो, और फ्रूट्स की कंजप्शन नॉर्मल रखो। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं तो नॉन वेजिटेरियन में कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमाइज रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। और अगर लेकिन दिक्कत वही है कि नॉन वेजिटेरियन भी जो खाने वाले हैं वो रेगुलर बेसिस वो तो नॉन वेज खाते नहीं है। हमारे इंडिया में कल्चर वही है, वीक में 1 बार 2 बार नॉन वेज नहीं लिया तो उसी को हम सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है, पर उससे बात नहीं बनती। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो ये हमारी जो डाइट का पैटर्न है ये डेली रहना चाहिए, डेली हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि जिसमें हम अपना फ्रूट वेजिटेबल्स जो हमने लेने हैं उसकी हम लिस्ट बनाएं कि हमने यही यूज़ करना है और कोई नहीं करना है। वेजिटेबल्स में आप सिर्फ आलू को अवॉइड करके बाकी वेजिटेबल्स आप नॉर्मल क्वांटिटी में सैलड है और वेजिटेबल्स है वो मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करो। और जो थर्ड ग्रेन्स का है उसके लिए सबसे जो बेटर है, अगर हम आज की तारीख में हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक बोलते हैं कि नेगेटिव ग्रेन में आते हैं चावल और आटा, ये गेहूँ का आटा। और जो न्यूट्रल ग्रेन होते हैं उसमें आते हैं आपका रागी, ज्वार, बाजरा, इस टाइप के जितने भी बाजरे ये जो मार्केट में जाके कॉमन चलते हैं मिलेट्स में, वो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन सबसे अगर बेटर देखा है इसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं। तो पॉजिटिव ग्रेन के अंदर हमारे उसको कंबाइंड में बोलते हैं श्री धान्य। श्री धान्य के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और कई लोग शुगर फ्री आटा कह के बेचते हैं, तो उसमें पौधो, फुटकी, छोटी कंगनी, इस तरह के 5 आइटम होती हैं। तो 5 आइटम का डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अभी पिक्चर में दे दूँगा कि कौन कौन से 5 जो इंग्रेडिएंट रहते हैं उसके अंदर। तो अगर आप रोटी के नॉर्मल व्हीट की रोटी की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर देते हो तो आपका वेल टॉलरेबल बॉडी के लिए रहेगा और आपका शुगर लेवल हिसाब से बहुत बेटर कंट्रोल हो सकता है। और शुगर भी कंट्रोल होगा और वेट में भी चेंज आता है। आपका जो एनर्जी लेवल है, जो सारा दिन का एक जो सिम्टम होते हैं प्री डायबिटिक स्टेज में, सुस्ती रहना, शरीर में वीकनेस महसूस होना, उस चीज़ में भी बार बार भूख लगना, इन सब चीज़ों में आपको बेटर फील होता है। तो अभी ये चीज़ों को पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और कैलोरीज कंजप्शन का भी मैं आपको थोड़ा उसमें बताऊंगा कि इसमें कैलोरी कंजप्शन के अंदर हमारे को कितना नॉर्मली, जैसे नॉर्मल रिकमेंडेशन देखें तो हमारे जो मेडिकल रिकमेंडेशन है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट 45 to 50% लेना चाहिए, प्रोटीन 15 to 20% और फैट 20 to 25%। लेकिन हम लोगों का जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही डोमिनेट रहता है। इंडियन कल्चर में स्टेपल फूड ज़्यादा चलता है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हमारे को प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा देना है, फैट हमें मॉडरेट अपने फॉर्म में ही रखना है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें मिनिमाइज़ कर देना है। कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारा ये सोल्यूशन निकल जाएगा। बाकी दूसरा फैक्टर लाइफस्टाइल का है। तो लाइफस्टाइल में जितना हम एक्टिव रहें, जितना हम वर्कआउट करें, वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है। और लाइफस्टाइल और प्लस डाइट इन दोनों चेंजिंग करें तो हम इसमें
ईजिली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और भी अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की फॉलोअप के लिए आपका कोई डिमांड हो, किसी टॉपिक पे आप डिस्कस चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।